हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। आज की वीडियो है सेम स्किल वर्कर वीज़ास के बारे में और इसमें मैं मेनली बताऊंगी क्या लिमिटेशंस होती हैं इस वीज़ा की। काफ़ी डाउट्स है उस रिगार्डिंग, वर्क को लेके, बाहर जाने को लेके, यूके से कितने देर रह सकते हैं, काफ़ी ऐसी बातें। उसके अलावा क्या नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइम चल रहा है इस टाइम पे वीज़ास का, और साथ में कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं इस वीज़ा के लिए, बिकॉज काफ़ी कंफ्यूजन होती है स्पेशली इंग्लिश रिक्वायरमेंट को लेके। आइल्स रिक्वायर्ड है नहीं है, उस सब के बारे में भी मैं क्लियर कर दूंगी आज की इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से ये वीडियो। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रिगार्डिंग यूके लाइफ। अगर आप यूके आने वाले हैं तो भी ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आ चुके हैं तब भी काफ़ी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में। सबसे पहले मैं बात कर दूं कितना टाइम चल रहा है, कितने टाइम में वीज़ास आ रहे हैं फ़िलहाल। तो मेरे हस्बैंड ने जो वीज़ा अप्लाई करा था वो स्टैंडर्ड में अप्लाई करा था, लाइक 6 डेट को, 6 ऑफ जैन को, और उनका वीज़ा कल आ चुका है और कल थी 16 ऑफ जैन। तो विद इन 10 डेज उनका वीज़ा आ गया और उन्होंने स्टैंडर्ड में अप्लाई करा था। मैंने पहले ही आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने प्रायोरिटी में अप्लाई करा था और मुझे विद इन 3 डेज मेरा वीज़ा आ गया था, और विद इन 10 डेज मेरे हस्बैंड का वीज़ा भी आ चुका है। तो उसमें 10 वर्किंग डेज भी नहीं थे, लाइक पूरे 10 डेज में उसका वैसे आया। अदरवाइज विद इन 10 वर्किंग डेज में भी उसका वीज़ा आ चुका है। तो इतना टाइम नहीं लग रहा, हमारे केस में तो इतना टाइम नहीं लगा। और अगर आप अप्लाई करने वाले हो तो अगर आप दो हो, मतलब कपल हो, तो आपका डिपेंडेंट भी है, तो एक पर्सन अगर प्रायोरिटी में अप्लाई करता है तो सेकंड पर्सन का वीज़ा जल्दी आ जाता है। तो अभी बात करती हूँ मेनली डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में सबसे मोस्ट डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तो यही होता है, स्पॉन्सरशिप का जो लेटर होता है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, उसका नंबर जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। उसके अलावा जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें अगर तो आपका बीआरपी ऑलरेडी है तो आपको बायोमेट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ऑनलाइन कर सकते हो। और साथ में सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के लिए आपके पुराने एक्सपीरियंस, जिस भी फील्ड में आप अप्लाई करने वाले हो उसके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, आपका होम एड्रेस हो सकता है, हाउस एड्रेस। और डिपेंडेंट का भी सेम होता है कि अगर आप उनका वीज़ा अप्लाई करने वाले हो तो उसका हाउस एड्रेस, बिकॉज जो कि सेम एड्रेस दोनों का होता है, ऑफ कोर्स वो खुद ही आपका जो स्टेटस है वो मेंशन कर ही देता है कि सेम एड्रेस आप दोनों का होगा। तो बेसिकली यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की डिमांड नहीं करी जाती। और अगर मैं इंग्लिश रिक्वायरमेंट की बात करूं जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है इसके इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा, तो इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी जो आइल्स है। अगर आप आइल्स में देने वाले हो रिक्वायरमेंट आइल्स के थ्रू, तो वो यूके वीआई आइल्स ही चलेगी यहाँ पे, यूके जनरल आइल्स। यहाँ पे एकेडमिक आइल्स नहीं चलती। काफ़ी लोगों के यह क्वेश्चन होता है कि क्या एकेडमिक आइल्स के साथ स्किल वर्कर वीज़ा अप्लाई करा जा सकता है, तो आंसर इज़ नो। स्किल वर्कर वीज़ा एकेडमिक आइल्स के साथ अप्लाई नहीं करा जा सकता। और इसके अलावा अगर आपकी प्रीवियस स्टडी जो कि आपने जो भी आपकी ग्रेजुएशन है, तो अगर वो इंग्लिश में है, आपकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था, देन आप ऑनलाइन यूके की एक साइट होती है, उसके थ्रू, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी, उसके थ्रू आप अपनी डिग्री को कन्वर्ट करवा सकते हैं। वो भी आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगी। इसके अलावा जो थर्ड होता है, अगर आपने यहाँ से अपनी ऑलरेडी एक स्टडी कंप्लीट कर ली है, फिर वो कोई डिग्री हो, चाहे ग्रेजुएशन हो चाहे मास्टर्स हो, अगर आपने ऑलरेडी कंप्लीट करी है यूके से, देन आपको कोई इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लाइक आपको कोई भी स्पेसिफिकली ऐसे कोई आइल्स या फिर ऐसे कोई प्रीवियस डिग्री देने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये बेसिकली इंग्लिश रिक्वायरमेंट के लिए होता है, जो कि काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं बात करती हूँ बेसिकली उस मेल में क्या लिखा है, क्या लिमिटेशन है जो मुझे मिली थी, डिपेंडेंट के लिए क्या लिमिटेशंस थी। तो लिमिटेशन की बात करूँ, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी वर्क के साथ। वर्क की क्या लिमिटेशंस होती हैं। तो जो मेन लिमिटेशन होती हैं वो होती हैं कि आप जिस कंपनी के थ्रू ये वीज़ा ले रहे हो, लाइक जिन्होंने आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप दिया है, आपको मेनली उनके साथ काम करना होता है। बट अगर उनके वर्किंग आवर कंप्लीट होते, जो आपको मेल आती है उसमें क्लियरली कंपनी नेम, कंपनी सैलरी, हर चीज़ लिखी हुई आती है जो यूकेवीआई की मेल आती है। उसके अलावा आप 20 आवर काम कर सकते हो इन सेम ऑक्यूपेशन कोड। ऑक्यूपेशन कोड का क्या मतलब होता है, जिस भी फील्ड में आप
स्पॉन्सरशिप ले रहे होते हो ना, उसी का एक ऑक्यूपेशन कोड होता है। उसी ऑक्यूपेशन में लाइक अगर आप आईटी में ले रहे हो तो आप आईटी में ही जॉब कर सकते हो 20 आवर मोर, और अगर आप हेल्थ केयर में ले रहे हो तो आप हेल्थ केयर में 20 आवर और जॉब कर सकते हो आफ्टर, जब आपके कंपनी के जो आपके कॉन्ट्रैक्ट आवर्स है लाइक वो मोस्टली 40 होते हैं, अगर वो कंप्लीट हो जाएंगे देन उसके बाद फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ कोर्स आपकी उसी जॉब की होगी जिसके थ्रू आपने स्पॉन्सरशिप ली है। और मेल में ऐसा लिखा होता है कि इसके अलावा जो और शॉर्ट ऑक्यूपेशन वाले हैं उसमें भी आप 20 आवर कर सकते हो, बट वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है। समटाइम लोगों की आईएलआर में उसमें प्रॉब्लम होती है बिकॉज क्योंकि सम टाइम कुछ फील्ड्स चेंज होती रहती है शॉर्ट ऑक्यूपेशन में, और आप ऐसी किसी फील्ड में जॉब कंटिन्यू करते हैं और इन केस वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन से निकल गई तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और उसके अलावा अगर आप किसी और फील्ड में जॉब करते हो अपनी फील्ड को छोड़ के या फिर शॉर्ट ऑक्यूपेशन को छोड़ के, देन वो आपका वॉलंटियर वर्क होना चाहिए। वॉलंटियर वर्क इन द सेंस कि उस वर्क के लिए आपको कोई भी सैलरी नहीं मिलती होनी चाहिए। तो आप वॉलंटियर कोई और जॉब कर सकते हो एक्सपीरियंस के लिए, बट आप सैलरी के लिए कोई और जॉब नहीं कर सकते। तो ये तो होता है बेसिकली वर्क की जो भी कंडीशंस होती है। इसके बाद जो सेकंड कंडीशन होती है वो होती है पब्लिक फंड की, यहाँ पे बेनिफिट्स की। काफ़ी लोगों को लाइक बेनिफिट यहाँ पे लोग लेते हैं, बट विद इन दिस वीज़ा आप कोई भी पब्लिक बेनिफिट नहीं ले सकते। वैसे तो आपके बेनिफिट वैसे ही रिफ्यूज़ हो जाते हैं इस वीज़ा में अगर आप अप्लाई करते हो, फिर भी इन केस अगर आपको कोई बेनिफिट मिल जाए या फिर कोई पब्लिक फंड आपको मिल जाए और जब आप आईएलआर अप्लाई करोगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ऑफ कोर्स, तो आप कोई भी पब्लिक फंड के लिए एलिजिबल नहीं होते इस वीज़ा में। और अगर थर्ड बात करूँ मैं यहाँ से बाहर जाने की, लाइक यूके से बाहर रहने की, बिकॉज काफ़ी लोगों के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि अगर हमारे डिपेंडेंट हैं या हमारे बच्चे हैं, अगर हम जॉब करें तो क्या वो कितने टाइम के लिए यूके से बाहर जाके रह सकते हैं। तो उसका आंसर है 180 डेज। 1 से बाहर रह सकते हैं बट नॉट मोर देन 180 डेज किसी बाहर नहीं रह सकते। फिर चाहे वो आपकी अपनी नेटिव कंट्री हो, फिर चाहे आप कहीं और यूके के बाहर ट्रैवल करो, तो जो पूरे ईयर का टाइम होता है वो 180 डेज होता है। फिर वो मेन एप्लीकेंट, फिर चाहे वो मेन एप्लीकेंट हो, फिर चाहे वो उनके बच्चे हो या फिर डिपेंडेंट में उनके स्पाउस ही क्यों ना हो, अगर उससे ज़्यादा वो बाहर रहेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आईएलआर में। तो ये भी एक बेसिक रूल होता है इस वीज़ा का अगर आपने आफ्टर 5 ईयर आईएलआर लेनी है तो ये तो बात हुई मेन एप्लीकेंट के बारे में। अगर मैं डिपेंडेंट के बारे में बात करूं तो डिपेंडेंट में जो लिमिटेशन होती है वर्क की, वो जस्ट एक ही वर्क की होती है, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन और कोच। ये आप नहीं कर सकते यहाँ पे आके कोई प्रोफेशनल जॉब, लाइक प्रोफेशनल कोई भी टीम को आप ज्वाइन नहीं कर सकते यूके में जब तक कि आप इस वीज़ा पे हो, या फिर आप किसी भी टीम को प्रोफेशनल कोचिंग नहीं दे सकते। तो इसके अलावा आप कोई भी काम कितने भी टाइम के लिए कर सकते हैं, उनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं होती। और इसके अलावा पब्लिक फ़ंड ऑफ कोर्स उनके लिए भी सेम रहने वाला है कि वो किसी फ़ंड को असेस नहीं कर सकते। एंड थर्ड, जो यहाँ से बाहर जाने की बात है वो उनके लिए भी सेम रहेगी 180 डेज। फिर चाहे वो जॉब नहीं भी करे स्पॉन्सरशिप वाले, स्टिल वो यूके में रहने चाहिए। लाइक 9 मंथ आई थिंक, या 9 मंथ उनको यूके में रहना ही पड़ेगा हर हाल में अगर उनको 5 ईयर की आईएलआर चाहिए। तो ये वाले कुछ बेसिक से रिक्वायरमेंट्स होती हैं इस वीज़ा की, जो अगर आप फुलफिल करते हो तो आफ्टर 5 ईयर आप एलिजिबल होते हो आईएलआर लेने के लिए। तो ये कोई ओपन वर्क परमिट नहीं होता, इसमें काफ़ी रूल्स लिमिटेशंस होती हैं। आप कोई भी काम ऐसे नहीं कर सकते इस वर्क के थ्रू। तो होपफुली ये जो वीडियो है उसमें आपके काफ़ी डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट पेंडिंग है तो आप उन्हें कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं और मैं आपका मैसेज देख के किसी न किसी थ्रू, कभी वीडियो के थ्रू या फिर कभी इंस्टा रील के थ्रू आपको आंसर ज़रूर करूँगी। तो थैंक फॉर वॉचिंग गाइज, फॉलो फॉर मोर, सब्सक्राइब, फॉलो ऑन इंस्टा एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट। बाय।